हेलो बच्चों अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में 10th अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। बट पेपर में के डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम क्या ओवरऑल जो पेपर हमारा आया था उसकी कर लेते हैं एक बार एक कंसाइज एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो फिजिक्स जो हमारा था दैट वाज एक्चुअली मच मोर ईजियर पार्ट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं और ईजी और डूएबल आ रहे हैं। और अगर बात करें हम केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का पेपर जो शिफ्ट 1 का पेपर था 10th अप्रैल का, इसमें फिजिकल के क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़े कम थे, जबकि मैथ्स जबकि अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इससे क्वेश्चन ज़्यादा थे। और मैथ्स में अगर बात की जाए तो मैथ्स में जैसा कि ट्रेंड अभी तक मेंटेन रहा है जनवरी अटेम्प्ट में और 6th और 8th अप्रैल के दोनों शिफ्ट में मैथ्स का पेपर जो था उसमें वेक्टर 3D कंपेरेटिवली ज़्यादा आया था और जो ओवरऑल पेपर था वो क्या थोड़ा लेंदी था। तो अगर हम इन तीनों को मिला के बात करें तो हमारा जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट साइड शिफ्टेड था। मॉडरेट साइड इसलिए शिफ्टेड था क्योंकि मैथ्स लेंदी थी। तो ये बच्चों थी हमारे पेपर की एक ब्रीफ एनालिसिस। अब हम पढ़ते हैं फटाफट अपने डिस्कशन की तरफ और शुरू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो हम बच्चों बात करने वाले हैं 10th अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड व्हाइल प्लेन मिरर इज शिफ्टेड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट बाय a distance of 4 centimeter, the length of the शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू। अच्छा देखो भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन एक्चुअली ये प्लेन मिरर का। इन्होंने लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में क्या है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं दी थी, तो इस बार उन्होंने भर भर के भरना है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई क्या ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर से क्या है भाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमसे बोल रहा है रखी है ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इमेज हम जानते हैं प्लेन मिरर जो है उतनी ही दूरी पर इमेज बना देता है जितनी दूरी पर रखी होती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इमेज इसकी बना देगा भाई। ये पहले वाली कंडीशन में इमेज बन रही थी 12 सेंटीमीटर पर। अब हमसे क्या बोल रहा है, नाउ वी शिफ्ट द प्लेन मिरर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट बाय 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारी क्या है, ये है फाइनल पोजीशन। तो भाई ये हमारा देखो ऊपर में लिख रहा हूँ सारी डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 4, है ना। अच्छा, हम जानते हैं कि भाई प्लेन मिरर जो है जितनी दूरी पर रखी होती है ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर बनाता है इमेज। तो ये है 8, है ना, ये है कितनी 8, तो इससे इधर से 8 दूरी पर, तो 4 ये हो गया और 4 और इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी आई डैश, है ना। टोटल दूरी कितनी होगी 8, तो इसमें 4 और ऐड कर लो, है ना। ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन जाएगी। हमसे बोल रहा है बताइए इमेज जो है कितने से शिफ्ट हो गई है। देखो भाई यहाँ ये वाली कंडीशन से अगर बात करें, इस कंडीशन से पहले ये 12 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही थी, अभी कहाँ बन रही है, इस पहले वाली कंडीशन से 4 सेंटीमीटर बन रही है। तो अब इमेज कितने से शिफ्ट हो गई है, 8 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गई है टुवर्ड द मिरर, है ना। इस केस में कहानी क्या है, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इस केस में इमेज कितने से शिफ्ट हुई भैया, सिंपली 8 सेंटीमीटर से, है ना। ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है बच्चों, ठीक है ना। चलो आप बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है देखिए भाई, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, this question belongs to actually simple harmonic motion SHM से क्वेश्चन भी बहुत पूछा है इस बार। a particle performing SHM its position is given by x is equal to a sin omega t plus delta। ठीक है भाई, हमें दे रखी है इसकी पोजीशन, गिवन दैट एट टाइम t is equal to 0 पार्टिकल कहाँ पर भैया इज एट प्लस a by 2, ओके, एंड इज मूविंग टुवर्ड x is equal to प्लस a, फाइंड द डेल्टा। देखिए भाई ये बहुत ही क्या फेजर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पार्टिकल सिस्टम कर रहा है और हम टाइम t इक्वल 0 पर कहाँ पर है, प्लस a by 2 पर है और कहाँ पे जा रहा है, प्लस a पर। तो बताना है इसका जो इनिशियल फेज कांस्टेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखिए भाई तो बना देते हैं यहाँ पर इसका फेजर। देखिए भाई क्या है, ये जब यहाँ पर क्या है, ये जो इसका जो फेजर है, जब सर्कुलर पाथ कर रहा है तो इस केस में इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कहाँ पर, इस वर्टिकल वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। अभी जब फेजर कहाँ पर, जब यहाँ पर फेजर का जो प्रोजेक्शन है कहाँ पर है, a by 2 पर है और किधर जा रहा है, a की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है a की तरफ। तो इस केस में कहानी है क्या है भाई, ये हमारा कितना होगा a by 2, ये कितना होगा हमारा a, तो ये होगा इसका इनिशियल फेज, है ना, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है, कहाँ पर है भाई, देखो जब ये फेजर मूव करेगा इस लाइन पर, इस सर्कुलर पाथ पर, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो प्रोजेक्शन है कहाँ पर, a by 2 पर है और किधर जा रहा है, a की तरफ जा रहा है ना, ऐसे मूव करेगा ये, है ना, ऐसे मूव करेगा, है ना, ऐसे मूव करेगा,
ऐसे, है ना, ऐसे मूव करेगा ये, ठीक है। तो ये ए की तरफ जा रहा है, तो इसका जो इनिशियल फेज है हमारा वो कौन सा फेज है, ये वाला फेज है हमारा, ये तो एंगल है इसका, है ना। तो ये एंगल थीटा निकाल लें, ये तुम्हारा डेल्टा फेज होगा। ये एंगल कितना होगा, देखो भाई, ये है हमारा a/2, ये हमारा a। इस ट्रायंगल में बात करें तो साइन थीटा या साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा, a/2 डिवाइड बाई a। कितना बन जाएगा यहाँ से, साइन डेल्टा, डेल्टा कितना यहाँ से जाएगा हमारा π/6, ठीक है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली जो इसका फेज हो कितना है बच्चों, हमारा π/6 के बराबर है। तो डेल्टा हमारा कितना जाएगा इस केस में, दैट विल बी एक्चुअली π/6। कहाँ मिल जाएगा, तो b विल बी अवर सिंपल आंसर। फेजर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास में बहुत गारंटी किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, देखिए, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी। क्या बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड एक्स, है ना, डिकेज साइमल्टेनियसली टू द टू न्यूक्लियाई वाई एंड जेड एज गिवन बाय। हमको क्या बोल रहा है, एक एक्स न्यूक्लियाई है जो कि एक साथ क्या है वाई और जेड में डिके हो रहा है। और हमें क्या है, जब एक्स से वाई में डिके होने का दे रखा है t½ 12 मिनट, जबकि x से z में डिके होने का दे रखा है t½ 3 मिनट। तुमको बताना है इस केस में फाइंड द टाइम वाइल न्यूक्लियाई x डिकेज 50%, मतलब जो x न्यूक्लियाई का ओवरऑल जो हमारी हाफ लाइफ है वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। अगर मान लेते हैं इसमें समझाने के लिए, इसकी हाफ लाइफ हमारी t1 है, इसकी हाफ लाइफ कितनी हमारी t2। अगर कोई न्यूक्लियाई एक साथ क्या है 2 या 2 से ज़्यादा डिके में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी जो हाफ लाइफ आती है वो क्या आती है, अगर यहाँ पे 2 में है तो क्या आती है 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। अगर 3 में होता तो प्लस 1/t3, n में होता तो प्लस अप टू tn तक करते जाते हैं। यहाँ पर 2 ही हैं, तो क्या जो आएगी हमारी हाफ लाइफ 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 आ जाएगी। तो t कितना बन जाएगा इस केस में, हाफ लाइफ t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, ये आ जाएगी हमारी हाफ लाइफ। t1 कितना दे रखा है 12 मिनट, t2 कितना है हमारा 3 मिनट, तो 12 × 3 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा हमारा 15, नीचे आ गया 5, तो कितना बन जाएगा हमारे 2.4 मिनट, है ना। तो इस केस में अगर बात करें तो जो x की हमारी हाफ लाइफ आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2.4 मिनट, मतलब जितने टाइम में ये 50% डिके हो जाएगा वो हमारा कितना है टाइम 2.4 मिनट है। सिंपल स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो ये हमारा क्या था, इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन विल बी अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, ओ हो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई, कैप्शन से बिलोंग करता है। क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पर हमको ए दे रखा है और बी दे रखा है, और ये हमारा सर्किट बना हुआ है। हमसे बोल रहा है बताइए यहाँ पर इस केस में ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा। अगर आप इस सर्किट को देखो तो भाई, अगर आप यहाँ पे लगाते हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, यहाँ पे लगाते हो बैटरी ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता वैसे, मैं बता दे रहा हूँ ना। अब देखो तो भैया ये 0 पोटेंशियल पे है, ये 0 पर है, और यहाँ पर देखो ये 0 पर है, तो ये भी कितने पर होगा 0 पर, ये भी कितने पर 0 पर। तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना। शॉर्ट हो जाएगा मतलब इसमें कोई करंट जाने वाला, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तो ये हट जाएगा। ऐसे हमारा ये भी देखो क्या, इसके क्रॉस 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट हो जाएगा, है ना। और ये हमारा कितने पर है, V पर। तो देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है V से 0 के बीच में, एक लगा है V से 0 के बीच में। तो ये इफेक्टिव सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि भैया ये दोनों तो हट गए, ऐसा बन जाएगा ये, ऐसा। ये V पर है, ये 0 पर है, मतलब इसको A या B बोल दो, है ना, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो नाम देने के लिए। तो अब बताओ दोनों किस में आपस में, भाई दोनों किस में आपस में पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इसका CC2C आ जाएगा ना। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सिंपली 2C। हमें से चेक करना था ये दोनों किस में, दोनों कैसे हो जाएंगे यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे, इसलिए दोनों क्या सर्किट का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमारा जो नेट इफेक्टिव क्या बनेगा 2C बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स हैज मैक्सिमम एवरेज पावर एट रेजोनेंस। सही बात है, हम जानते हैं भाई जो मैक्सिमम एवरेज पावर आती है P मैक्स वो क्या आती है, VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई Z आती है ना। अब भाई जब Z मिनिमम होगा, जब Z मिनिमम होगा, अभी तो P लिखा है ना, Z मिनिमम कब होगा, जब इस केस में ये किसके बराबर होगा, R के बराबर आएगा, तभी तो हमारी मैक्सिमम पावर आएगी भाई। जब Z मिनिमम क्या होगा हमारा, R के बराबर होगा। जब हमारा मिनिमम होगा मतलब R के बराबर होगा, तब पावर क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ऐसा कब होता है, जब सर्किट, जब हमारा पूरा का पूरा LCR सर्किट किस में हो, रेजोनेंस में हो। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है, करेक्ट है कि मैक्सिमम पावर तब आएगी जब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। सही बात है। फिर क्या बोल रहा है कि एक इफ ए रेजिस्टेंस ओनली कैपेसिटर, सॉरी ए रेजिस्टेंस ओनली सर्किट विद 0 फेज डिफरेंस हैज मैक्सिमम एवरेज पावर। सही बात है कि ऐसा सर्किट, एक ऐसा
एसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, उसमें अगर बात की जाए तो उसमें क्या आएगी, पावर मैक्सिमम आएगी, क्योंकि उस केस में उसका जेड किसके बराबर है भैया, आर के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है पावर लॉस क्या नहीं उसमें मैक्सिमम आनी है। तो ये बात भी क्या ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इस केस में भी जेड क्या है हमारा, आर के बराबर है। ठीक है, तो हमारा इस केस में स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। हमसे बोल रहा है जहाँ पे ऑप्शन चेक करने, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। देने बच्चा, चलिए ज़रा फटाफट स्पीड सोल्यूशन है, एकदम फटाफट आगे बढ़ते आ रहे हैं। क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एल। द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताना अपन को इफ इट जंप्स इन द सेकंड ऑर्बिट। देखिए भाई, अगर हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए, तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr है ना, किसके बराबर होगा वो, nh बाई ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh बाई 2 पाई होता है ना, nh बाई 2 पाई, यही तो एंगुलर मोमेंटम होता है। अब जब ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है तो n कितना होगा, 1 h बाई 2 पाई के बराबर होगा, है ना। जब ये सेकंड बोर ऑर्बिट में जाएगा तो n कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा ना, l डैश कितना होगा, 2h बाई 2 पाई। तो अब ये किसके बराबर होगी, हमारा 2l हो गया ना भाई, डबल है उसका। तो हमसे बोल रहा है बताओ एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आया, पहले l था अब 2l हो गया, तो चेंज कितने का गया, l से बढ़ गया। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना आया, l का चेंज आ गया है। सिंपल एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। बताओ इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो कितने का चेंज आएगा हमारा, l का। नेक्स्ट दिखाओ जरा, द मोनोटोमिक गैस इनिशियली एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम कितना है V, ठीक है भैया, इज कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है भाई, एडियाबेटिकली है ना, ये दे रखा है एडियाबेटिकली दे रखा है। तो फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा अगर गैस कैसी है भैया, मोनोटोमिक है। तो हम जानते हैं भाई अगर गैस एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्या कुछ नहीं लगेगी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या लगेगा, कांस्टेंट, है ना। अच्छा, गामा क्या है हमारी, कौन सी गैस है, मोनोटोमिक गैस, इसलिए कितना होगा 5/3। हाँ भाई, तो देखिए क्या बनेगा, पी वी की पावर गामा, पी वी की पावर क्या बनेगा 5/3, और बाद में कितना प्रेशर हो गया हमको पता नहीं है, पी डैश मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना हो गया हमारा V/8 हो गया है ना, इसकी पावर 5/3। तो भाई V से V तोड़ जाएगा, V तोड़ जाएगा। फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर पी डैश कितना बनेगा, P × 8 की पावर 5/3 बनेगा, 8 को कर सकते हैं 2 की पावर 3, तो क्या बनेगा पी डैश हमारे कितने का, P × 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, इसकी पावर 5/3, तो 5/3 से उड़ जाएगा, तो पी डैश कितना बन जाएगा हमारा 32 P के बराबर बन जाएगा। जो हमारा प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, वो इनिशियल प्रेशर का 32 टाइम्स हो जाएगा। डन है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में 32 P बन जाएगा सिंपली। डन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या लगाना था, पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाना था हमको। नेक्स्ट देखते हैं भाई कहानी क्या बोल रहा है। तो इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, है कि नहीं है। क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v collides with a particle of mass 2m at the rest and stick to it. Okay, fine. The velocity of combined mass, इधर बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, m मास का पार्टिकल है और स्पीड v से मूव कर रहा था ये, और 2m मास के पार्टिकल से आकर टकराता है जो कि रेस्ट पे था। बाद में दोनों क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और स्टक होने के बाद ये 3m मास मूव करता है साथ में। तो वेलोसिटी बताओ, तो हद होगी भाई, तो इतनी आसान क्वेश्चन है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या रहेगा, पी इनिशियल इक्वल टू क्या आएगा, पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है mv, इसका तो हो गया 0, बराबर कितना आएगा 3m × v डैश, v डैश कितना बन गया भैया सिंपली v/3, है ना, सिंपली क्या बन जाएगा v/3। बताओ मतलब हद होगी, इससे भी आसान क्वेश्चन क्या ही दे देंगे, इतने आसान क्वेश्चन कर रहे हैं खटाखट। नेक्स्ट, a particle when projected at 15 degree with horizontal, okay fine, has a range of कितना है भैया हमारा 50 मीटर। now find the range when the particle is projected at 45 degree with the horizontal। बताओ भाई ये भी कितना, मतलब इतने आसान क्वेश्चन पेपर में दो कैसे, जेईई मेन का पेपर है कि बोर्ड का पेपर है। तो कहानी क्या है, यहाँ से एक बॉडी को फेंका हमने कितनी स्पीड से 15 डिग्री के एंगल पर, तो रेंज हम जानते हैं बेटा कितनी आती है, आर आएगी u² जी, sin 2 थीटा आता है, sin 2 थीटा आता है, 2 × क्या बनेगा हमारा 15 डिग्री है ना, तो रेंज कितना बन जाएगा हमारा u² जी sin 30 बन जाएगा भाई, ठीक है, sin 30 1/2 होता है। रेंज हमारी कितनी यहाँ पर कितनी है 50 मीटर, तो 50 इक्वल टू कितना u² जी × 1/2। अभी इसको बाद में चाहे सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बोल रहा है अगर हम इसको 45 डिग्री पर फेंकें
तो भाई रेंज जो है वो कितनी आएगी, मान लेते हैं आर डैश आएगी, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 45 आएगी भाई। तो इस केस में रेंज क्या बनेगी, यू स्क्वायर बाई ये बन जाएगा साइन 91, तो रेंज हमारी आएगी यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी देखो यहाँ से कितना मिलेगा, 100 के बराबर आएगा, तो हमारी रेंज क्या जाएगी यहाँ पर 100 सिंपल मीटर, है कि नहीं है। जहाँ से उठा के यहाँ चिपका देनी थी सिंपली, रेंज हमारी क्या बन जाएगी इस केस में 100 मीटर बन जाएगी। सीधा बस हमें फॉर्मूला लगाना है रेंज का और सीधा खट से क्या आंसर पाओ। 10th का 11th का सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसेशन रेंजिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन करंट सेंसिटिविटी गेट्स डबल। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन बिलोंग करता है हमारे कहाँ से, एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। अगर हम बात करें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो हम जानते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं फटाफट बना देता हूँ 2 मिनट लगेगा। देखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 2 मिनट लगेगा, है ना। ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल है, और यहाँ पे लगी होती है क्या भाई, कॉइल लगी होती है ऐसे, और इसे कॉइल लगी हुई है, ठीक है ना। कॉइल इस तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अरेंज किया जाता है सच दैट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है म्यू वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी वेक्टर, वो हमेशा म्यू को कह रहे हैं परपेंडिकुलर। अच्छा ये है टॉप व्यू कॉइल के देखने पर। अगर सामने देखोगे ऐसा दिखाई देगा, सामने देखने में ऐसा दिखाई देगा। ये सिलेंडर है ना, यहाँ पर ये है बार मैट, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ सिलेंडर है ना, ऐसे रखा हुआ सिलेंडर। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या बोलते हैं ये वायर, और यहाँ पे नीचे क्या लगी है स्प्रिंग, और ऐसे यहाँ पे क्या है कॉइल लगी हुई है। अब देखो जब हम इसमें क्या करते हैं करंट पास कराते हैं भाई, जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो क्या होगा भाई कि ये जो कॉइल है इस कॉइल पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या है घूमेगी, जब कॉइल घूमेगी तो जो ऊपर लगा हुआ धागा है वो क्या हो जाएगा, उसमें लगेगा टॉरेशन। तो वो तो जब ये कॉइल घूमेगी तो उस पर टॉर्क लगेगा इस तरफ, और जो वायर लगा है ऊपर वो उस पर टॉर्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ पे दोनों का टॉर्क बराबर होगा वहाँ पे जाके क्या है एक पर्टिकुलर करंट पे ये जो सिलेंडर है वो क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और ऐसे ही हमको पता चलती है कितनी करंट फ्लो कर रही है। क्योंकि जब ये घूमेगा ऐसे ना, यहाँ लगी होती है नीडल ऐसे, जो बताती है कि क्या है पे कितनी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर क्या रीडिंग है। इस पर टॉर्क लग रहा है इस तरफ, और जो वायर के टॉर्क लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे जाके रुकेंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा ये कहानी होती है। अब ये तो बताने के लिए बता दिया। अब देखो जहाँ पे नेट टॉर्क बैलेंस होगा, टॉर्क कितना होगा NIAB म्यू इंटू बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा K इंटू थीटा। के थीटा क्या है, टॉर्क ड्यू टू द टॉरेशन, ये जो वायर का टॉर्क है। जहाँ पे दोनों बराबर होंगे वहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर करंट पे बताएगा भैया कि कितनी करंट फ्लो कर रही है ना। अच्छा तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारी जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है थीटा बाई आई है ना। थीटा बाई आई कितना बनेगा NAB बाई K है ना। N क्या है नंबर ऑफ लूप्स, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या इस कॉइल का, और K क्या है हमारा टॉर्शन कांस्टेंट। अब तो ये क्या बताता है करंट सेंसिटिविटी की यूनिट करंट पास होने पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा। अब साफ साफ देखो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ लूप बढ़ाएंगे तो क्या होगा थीटा बाई आई जो करंट सेंसिटिविटी वो क्या हो जाएगा, जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगा भैया बढ़ जाएगा। ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो क्या है एकदम करेक्ट है। एसेशन क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन करंट सेंसिटिविटी इज ऑल्सो गेट डबल। एसेशन तो करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा है, रीजन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज देन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीज विथ करंट सेंसिटिविटी। देखिए ये बहुत ही एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी तो क्या होगा थीटा बाई वी। कैसे फाइन करेंगे, थीटा बाई वी लिखा करो, थीटा बाई वी लिखा और आई से ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये लिखा है हमारा तो क्या करंट सेंसिटिविटी लिखा हुआ है, और वी बाई आई क्या होगा आर है रेजिस्टेंस किसका, ये जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगर थीटा बाई वी लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बनेगा NAB बाई K बाई R, ये बन जाएगा। अब अगर हम नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते हैं, अगर हम नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो इस केस में कहानी क्या है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, इस वजह से इस वायर की लेंथ भी बढ़ जाएगी उसी फैक्टर से, और वायर की लेंथ बढ़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी फैक्टर से बढ़ जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ लूप बढ़ाएंगे तो N बढ़ाएंगे तो R भी क्या हो जाएगा उसी फैक्टर से बढ़ जाएगा। इस वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई अगर N डबल हुआ तो R भी डबल हो जाएगा। तो इस वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, यहाँ पर लेता हूँ आर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इस वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है ना, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ लूप बढ़ाते हो
तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगा बट वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, जबकि रीजन में हमसे क्या बोल रहा है, रीजन में बोल रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गलत। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या बन जाएगा हमारा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। अब जिस भी ऑप्शन में दे रखा हो वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भैया। चलो जरा नेक्स्ट दिखाओ। अरे भाई ये भी क्या क्वेश्चन है बताओ, एरर का एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल इफ एल इज इक्वल टू इतना, गिवन परसेंटेज ऑफ गिवन द परसेंटेज एरर इन द ABCD आर 1 2 3 4। तो क्या ही क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, DL बाई एल इक्वल टू क्या बनेगा, जो पावर आगे आती है 2DA बाई ए प्लस 3DB बाई बी प्लस C की पावर माइनस बन जाएगा ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस, बट क्योंकि बात कर रहे हैं मैक्सिमम परसेंटेज रेट की इसलिए प्लस आ जाएगा, DC बाई C प्लस D की पावर -1/2 आएगा ना, बट बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम मैक्सिमम रेट की, इसलिए प्लस आएगा, प्लस 1/2 D, यार यहाँ पे D ये डिफरेंशिएशन वाला है, ये डिफरेंशिएशन वाला है, ठीक है ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है, dt बाई डी, ठीक है। अच्छा ये चेंज है, ठीक है, डेल्टा चाहे समझ लो, समझने के लिए डेल्टा मान लो समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये है एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या कर दो, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, परसेंटेज के लिए क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई। तो भाई देखो यहाँ पर ये है परसेंटेज एरर इन एल, ये क्या लिखा है 2DA बाई ए इंटू 100, ये कितना लिखा है 1%, 1 तो ये हो गया और ये लिखा है 2 तो बनेगा 2% प्लस DB बाई बी इंटू 100, ये कितना लिखा है हमारा लिखा है 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, कितना बन गया 6% प्लस DC बाई सी इंटू 100, ये कितना लिखा हुआ है, देखो हमारा 3 लिखा हुआ है, तो प्लस 3%। ऐसा ही DD बाई डी इंटू 100 कितना है 4, और क्या लिखा है 1/2, तो हो जाएगा 4 इंटू 1/2 2% बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल। तो कितना आ गया, 6 2 8 8 5 13, कितना आ गया यहाँ पर 13% की आएगी हमारी क्या, मैक्सिमम एरर, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स करनी थी और सिंपल एरर का फॉर्मूला लगाना, खटाखट सीधा क्या आंसर। नेक्स्ट दिखाओ जरा भाई, क्या है मतलब कितना ही बकवास है पर रहता हूँ तो कोई, एन ऑब्जेक्ट वेट 200 न्यूटन एट सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, फाइंड द वेट एट डेप्थ r/2 बताना है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो भाई देखो वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना होता है mg, इसके बराबर है ये 200 न्यूटन के बराबर है। अच्छा अर्थ के सरफेस नीचे जाने पर अगर बात करें तो हम जानते हैं हाइट नीचे जाने पर क्या होता है, g जो आता है 1 - h/r आता है। जब हम कितना नीचे जाएंगे r/2, तो g कितना होगा 1 - r/2 डिवाइड बाई r आ जाएगा, क्या बन गया ये g 1 - 1/2 कितना आ जाएगा g/2। अर्थ के सरफेस से r/2 हाइट ले जाने पर क्या हो जाएगा, g हमारा g/2 के बराबर हो जाएगा। तो वेट कितना जाएगा हमारा, अब वेट जाएगा w' हो जाएगा mg/2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 200/2, मतलब कितना आ गया हमारा 100 न्यूटन। तो क्या बन जाएगा आंसर हमारा 100 न्यूटन विल बी अवर सिंपली आंसर, है ना। कुछ नहीं करना, इस तरह क्वेश्चन क्या है बहुत पूछे गए हैं, बार बार आए हैं, और नेक्स्ट जो आगे शिफ्ट होने वाली है उनमें भी हो सकता है आपको पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिले, ठीक है भैया। चलो ज़रा दिखाओ रहा नेक्स्ट क्या है, A conducting rod of length 1 meter is moved across the magnetic field of 0.15 Tesla with constant speed of 4 meter per second. Find the electromotive force EMF generated। बताओ ये क्वेश्चन आई थिंक इस तरह क्वेश्चन जो है हमारा ये 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 या 2 में भी आया था ना। सिंपल फार्मूला बेस क्या है, रॉड है, एल लेंथ की रॉड है, ये v स्पीड से मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ कितना EMF आएगा, है ना, कितना EMF जनरेट होगा, EMF होगा BVL, है ना, B पता है, V पता है, L पता है। B कितना है 0.15, V कितना है भाई हमारा 4 और L कितना है हमारा 1, कितना बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा 60.6 वोल्ट, है ना, ये आ जाएगा हमारा इसमें EMF जनरेटेड। सिंपल फॉर्मूला, है ना, मतलब क्या ही बताऊँ उसको मैं, है ना। चलो मैं आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट हैज इंटेंसिटी I = 32 I0, फर्स्ट एंड द थर्ड पोलराइड्स आर परपेंडिकुलर, फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पोलराइड। देखिए भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 3 पोलराइड्स हैं, इसकी जो एक्सिस है वो किधर है, यहाँ पर इसकी एक्सिस वर्टिकल है और इसकी एक्सिस कैसी है, ये 3 पोलराइड है, इसकी एक्सिस वर्टिकल है और उस वाली एक्सिस कैसी है हॉरिजॉन्टल है। बीच में जो ये पोलराइड लगा हुआ है ये पहले वाले की एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है,
तो हमसे बोल रहा है बताओ इस केस में कि भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी अगर तो क्या है, अगर फाइनल इंटेंसिटी कितनी है 3I0 है। देखो कोई कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है कैसे आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। हम जानते हैं जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होकर जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, जो इंटेंसिटी पहले थी उसका हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी 32I0 है, इसका आधा हो जाएगी। तो इस साइड जो हमारी इंटेंसिटी आएगी, यहाँ लिखूँ मैं इसी को लिख सकता हूँ, क्या बनेगी 16I0 है ना, इसका 1/2 हो जाएगा 16I0, ठीक है। अच्छा, अब इसके इस तरह की बात करें तो इस साइड जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ आइस आएगी, हमारी इस साइड जो इंटेंसिटी आएगी, ये वर्टिकल से कितने एंगल पे भैया, थीटा एंगल पे है। कितनी आएगी, कितनी होती है, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, लेट्स कॉल आई है, आई डैश है, यहाँ कितनी आती है, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा आती है ना, यहाँ कितनी आएगी 16I0 कॉस स्क्वायर थीटा, याद आएगी 16I0 यहाँ पे थी, 16I0 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, अब अगर हम इधर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये वाली एक्सिस वर्टिकल से बना रही है थीटा एंगल, है ना। अच्छा, और जबकि इस वाली एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये वाली एक्सिस जो है वो वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर है, और ये वाली एक्सिस कौन सी है भैया, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर हम बात करें इस केस में, तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा 90 माइनस थीटा, है ना। कौन सी, ये जो लाइट आ रही है और ये जो एक्सिस है, क्या बोलते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल वाली, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा। तो अब जो इस साइड हमारी इंटेंसिटी आएगी, वो इस इंटेंसिटी का, अगर ये एंगल अल्फा मान लो तो कॉस स्क्वायर अल्फा होती है। इस साइड जो हमारी इंटेंसिटी आएगी वो कितनी होगी, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको तो पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं, 16I0 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मान लो आई डैश, है ना, आई डैश लिखा है, इसका कॉस स्क्वायर अल्फा आएगी ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है भैया हमारा 90 माइनस थीटा, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 3I0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो 16I0 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 3I0, है ना। I0 से उड़ा दो पहले। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, इसको सोच रहा हूँ, इसको बना दूँ साइन 2 थीटा, तो बन जाएगा देखो 2 sin थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा। इसमें से मैंने 4 निकाल लिया बाहर, तो 4 × 2 sin थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर मार दिया, है ना। यहाँ से एक 4 निकाल के इसमें चिपका दिया, इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या बन गया, साइन 2 थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 3/4। तो साइन 2 थीटा कितना बन गया, √3/2। तो 2 थीटा कितना बनेगा हमारा, π/3 बन जाएगा भाई। थीटा यहाँ से कितना जाएगा, π/6 या फिर 30 डिग्री, है ना। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस हमको यहाँ पे ये लिखते आना है कि फॉर्मूला कि भैया जब पोलराइट से जब लाइट पास हो जाती है तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, अगर थीटा डिग्री एंगल पर हमारा क्या एक्सिस है तो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होता है, बस इतना लगाते आना है। तो एंगल क्या आ जाएगा हमारा इस केस में 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाते जाना था। क्या बोल रहा है, 10 resistors each of 10 ohm, 10 resistors each of 10 ohm when connected together give maximum equivalent resistance R1। अच्छा, and maximum अच्छा minimum equivalent resistance R1 and maximum क्या है हमारा equivalent resistance कितना है, R2 है among various possible combinations। then R2 by R1 बताना है, बता दो गई। हम जानते हैं अगर हम रेजिस्टेंस से हम चाहते हैं कि मिनिमम, हम चाहते हैं अगर हम मल्टीपल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और चाहते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस आए, तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा किस में, पैरेलल में। तो अगर 10 रजिस्टर्स को हम किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, 10 ओम के 10 रजिस्टर को जोड़ेंगे पैरेलल में, R1 कितना बनेगा, देखो एक बार लिख रहा हूँ मैं, 1/10 से करते आओ, कितने टाइम्स तक, 10 टाइम्स, है ना, सॉरी 1/R रहेगा ना, यहाँ 1/R रहेगा ना। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1 ओम, है ना। अगर हम चाहते हैं भाई कि मिनिमम रेजिस्टेंस आए तो क्या करो, सबको पैरेलल में पकड़ कर जोड़ दो, है ना। अच्छा, 10 टाइम्स यहाँ पर है। और अगर चाहते हैं मैक्सिमम तो सबको पकड़ कर सीरीज में जोड़ दो, तो R2 कितना देगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 100 ओम। तो हमसे बोल रहा है R2/R1 का रेशियो बताओ। खत्म। हाँ भाई देखिए क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू a sin ओमेगा t
प्लस के एक्स हमें दे रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ वेव, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वेव किधर मूव कर रही है भाई, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव एक्स में मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कैसा लगा है, प्लस साइन लगा हुआ है ना, यहाँ कैसा लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर वेव की वेलोसिटी के बारे में, वेव वेलोसिटी क्या आती है, वी को ले जाते हैं, कहती है ओमेगा बाई क्या आती है। ओमेगा हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 6, और के कितना हमारा 0.03, सीधा क्या जाएगा, यहाँ से आएगा 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारी वेव वेलोसिटी। सिंपली है ना भाई, सिंपल वैल्यू थी, बस हमें ओमेगा और के वैल्यू पुट करनी, खर्च से दाम क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा भाई। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। हमें यहाँ सर्किट दे रखा है, ए और बी के बीच में बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो वी ट्यूशन ब्रिज से बताएगा, दूसरा क्या सिमेट्रिक सर्किट भी है, उससे भी तो कर सकते हैं। देखो बट अपन आसान से करते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए। तो भी कहानी क्या है, हम ए और बी के इसमें निकाल लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो R1/R2 = R3/R4 है। R1/R2 = R3/R4 है, तो ये वाला तो गया, ये वाला तो गया, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली, इसको यहाँ से सिंपली हम हटा सकते हैं। ये यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, ऐसे हट जाएगा, ऐसा कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है भाई। तो ये तो हट गया यहाँ से। अब देखो क्या बचा, ये 4 पैरेलल में 8 बन जाएगा, ये भी पैरेलल में 8 बन जाएगा, ये भी इसके साथ क्या 4 8 और ये 16। इसके बाद ये तीनों किस्में हैं पैरेलल में, 1/8 + 1/8 + 1/16 कितना बनेगा, ये 1/4 + 1/16, इसको 4/16 कर दो, उसको क्या बन जाएगा, 1/r आ गया। 1/r कितना बन जाएगा, 5/16, तो r कितना बन जाएगा, 16/5 मतलब 3.2 ओम बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, 3.2 ओम। सिंपली बैलेंस भी शून्य बनेगा, उससे बोल जाएगा पूरा पूरा, यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद क्या है, सीरीज और आपस में पैरेलल में आ जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट दिखाओ। द अर्थ श्रिंक्स टू 1/64 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज फाउंड टू बी 24/x आवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, तो देखिए भाई, हम जानते हैं जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो इस केस में कहानी क्या है, इस पर लगने वाला अपनी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, 0। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमें क्या रहेगा, इस पूरे अर्थ का कंजर्व रहेगा। उसी से हमें क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, जो भी था, m मास के r रेडियस की अर्थ है, ठीक है, m मास के r रेडियस की अर्थ है। बाद में ये 1/64 से क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। 1/64 से क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, तो उसकी रेडियस कुछ चेंज हो जाएगी, मास ऑब्वियसली बात सेम ही रहेगा। तो पहले जो इसका टाइम पीरियड था वो कितना था, 2π/ω, कितना था, 24 आवर्स के बराबर। अर्थ अपनी एक्सिस के घूमती है, तभी तो भाई एक दिन 24 घंटे का होता है ना। अब इसका जो वेलोसिटी ओमेगा डैश हो जाती है। तो हमको बस क्या करना है, पता करना है इसका ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, ये बस ये चेक करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी रेडियस कितने से चेंज हो गई। तो देखो भाई, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इसका इनिशियल वॉल्यूम था 4/3πr³, और जो फाइनल वॉल्यूम हो गया है, जो कि रेडियस हो गई है r डैश, वो क्या हो गया है, 1/64 हो गया है, पहले वाले वॉल्यूम का ना, 1/64 हो गया है। तो 4/3π से 4/3π गया, r डैश कितना बन गया, 4 × 16 = 64, r डैश कितना बन गया, r/4। मतलब अब जो रेडियस हो गई है वो क्या हो गई है, 1/4 हो गई है, पहले का 1/4 हो गई है। तो अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो कराओ तो कंजर्व, क्या दिक्कत है। अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा, I1 ω1 = क्या बनेगा, I2 ω2। I1 कितना था, 2/5 mr² × ω, पहले वाली कंडीशन। बाद में क्या हो गया, 2/5 m × r/4 का स्क्वायर आएगा ना, × ω डैश। तो ये तो इससे गया, और r² भी गया। ओमेगा डैश कितना बनेगा, 16 टाइम्स ऑफ ओमेगा। मतलब अब जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई है वो क्या हो गई है, पहले से 16 गुना हो गया। अब अर्थ क्या है, 16 गुना ज़्यादा फास्ट घूमती है। तो अब जो टाइम पीरियड आएगा t डैश, तो क्या बनेगा, 2π/ω डैश आएगा, तो 2π/16 ओमेगा, ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है, क्या 24/16r। हमसे बोल रहा है टाइम पीरियड 24/x हो जाता है, तो x बताओ, x कितना आ जाएगा, इस केस में हमारा 16 आ जाएगा, है ना। सिंपली 16 आ जाएगा, है ना। तो भैया सिंपली कुछ नहीं करना था हमको, यहाँ पे चेक करना था जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है तो उसके अबाउट उसका नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हमें बस यहाँ पे क्या चेक करना था, फाइनली ओमेगा निकालना था। बट ओमेगा निकालने से पहले मैं चेक करना था कि उसको जो फाइनल रेडियस है वो क्या हो गई है, कितनी हो गई है। उसके लिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि वॉल्यूम जो होता है वो 1/64 टाइम्स हो आता है।
सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे और में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत बार आए हैं ऐसे, बहुत क्वेश्चन ऐसे और मिल देंगे आपको, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट दिखाओ जरा। Oh, in an EM wave, amplitude of the modulating wave is 3 units. Amplitude of the modulating wave is 3 units, and amplitude of the carrier wave is 15 units. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। Find the ratio of maximum to the minimum intensity। अगर बात करें यहाँ पे तो हम जानते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम आता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आता है, वो आता है AM प्लस AC आता है मॉडरेट वेव में, और मिनिमम कितना आता है हमारा, जो मिनिमम आता है एम्पलीट्यूड कितना आता है, AC माइनस AM आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा वह AC माइनस AM मतलब 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट आ जाएगा, जबकि मैक्सिमम आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 15 प्लस 3 18 यूनिट आ जाएगा। और इंटेंसिटी हम जानते हैं वो क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है, प्रोपोर्शनल। तो इस केस में अगर लिखा जाए तो इंटेंसिटी जो हमारी आएगी आई मैक्स बाई आई मिनिमम, वो क्या आ जाएगी, ए मैक्स बाई ए मिनिमम के स्क्वायर के क्या जाएगी, प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो कितने बनेगी है, 18 बाई 12 के स्क्वायर की आ जाएगी, प्रोपोर्शनल कितना बनेगा, 6/3 6/2 कितना 6 थोड़ा 3/2 है ना, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब कितना बनेगी, 9/4 बन जाएगी। इंटेंसिटी क्या होती है, ए स्क्वायर की होती है प्रोपोर्शनल ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से सिंपली क्या लिखा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसके बाद सिंपली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वहाँ से इनका रेशियो निकाल लिया फटाफट तेजी में। आखिरी क्वेश्चन दिखाओ क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट रेडिएटिंग हीट एट 300 केल्विन एंड वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज लैम्डा। अच्छा, इफ द वेवलेंथ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 300 केल्विन द न्यू वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी। बताओ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू हीट ट्रांसफर, और क्या है भैया कैसे होगा ये, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ हम जानते हैं क्या है कि इस केस में लेमडा इंटू टी इक्वल टू क्या होगा भाई, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, लेमडा क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का करस्पॉन्डिंग रेडिएशन की वेवलेंथ, ठीक है। तो टी क्या है, ऑर्बिट का टेम्परेचर। तो जब 300 केल्विन टेम्परेचर था उस समय जो इंटेंसिटी कितनी है वो लेमडा है। बाद में क्या हो गया है, बाद में अब इसका जो टेम्परेचर बढ़ के 600 केल्विन कर दिया तो इसका वेवलेंथ लेमडा डैश हो आता है। तो लेमडा डैश कितना बनेगा यहाँ से, लेमडा बाई उड़ा दो, लेमडा बाई 2 आ जाएगा। तो वहाँ से क्या बनेगा इस केस में, ए विल बी अवर सिंपल आंसर, है ना। तो बच्चों ये था हमारा क्या 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का स्पीड सोल्यूशन। और पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब इतने सिंपल पेपर आ रहे हैं फिजिक्स पेपर में, या कोई बच्चा आसानी से चाहे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है कर सकता है। और जो आगे बच्चों को शिफ्ट लगी उनके लिए हिदायत है कि आप इस तरह के क्वेश्चन के बारे में जरूर देख के जाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।